बच्चों हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा था और पिछले क्लास तक हमने वीक एसिड का सारा केस देख लिया था। 4 केस हमने देखा था पिछले क्लास तक, वीक एसिड का, केवल वीक एसिड का, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक एसिड प्लस वीक एसिड का और पॉलीप्रोटिक एसिड चाहे बेस का। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन में जो सॉल्ट बनता है उसको हम वाटर में ऐड करेंगे और ये देखेंगे कि वाटर में जाकर वो किस तरीके से डिसोसिएट करता है, आयोनाइज करता है, H+ रिलीज करेगा या OH- रिलीज करेगा, यही सारा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उस डिस्कशन में जाने से पहले हम लोग कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो होता है, जो आप लोगों को बताया गया था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो होता है उसके Ka और Kb में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हेडिंग दे देना, रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb ऑफ कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। ठीक है बच्चों, तो सपोज करो, अपनी मर्जी से ही ले लेते हैं, सपोज करो कि CH3COOH हमारा एसिड है और इसका कंजुगेट होता है CH3COO-। अगर ये CH3COOH एक एसिड है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka होगा और इस एसिड का ये कंजुगेट बेस है। अगर ये कंजुगेट बेस है, ये हो गया कंजुगेट एसिड जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka हो गया, और ये कंजुगेट बेस है तो जाहिर सी बात इसका Kb एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब क्या करो कि Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने वाला रिएक्शन लिख दो और Kb वाले का भी रिएक्शन लिख दो। तो जब CH3COOH के एसिडिक नेचर का इक्वेशन लिखोगे तो CH3COOH टूट जाएगा CH3COO माइनस और H+ में, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka है। Ka बराबर लिखोगे क्या बच्चों? Ka बराबर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू H+ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। कितना हो गया? अब यही काम CH3COO माइनस पे करो तो CH3COO माइनस, ये एक बेस है। अगर ये बेस है तो वाटर में ऐड करने पे ये OH- आयन रिलीज करेगा, है ना, किसी भी तरीके से रिलीज करे। तो देखो, तो इस मॉलिक्यूल में तो ऐसा कोई OH- आयन है नहीं जो रिलीज हो सके। तो हम बताए थे कि जब भी तुमको मॉलिक्यूल में OH- आयन नहीं दिखे तो तुम उसको पानी से रिएक्शन करा देना। ये कंपाउंड पानी के साथ क्या करेगा कि पानी का H+ छीन लेगा, क्योंकि ये CH3COO माइनस है, उसको H+ की ज़रूरत है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल का H+ अगर छीनेगा तो ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, और जब CH3COO माइनस एसिटेट आयन जब इसका H+ छीन लिया तो बच गया OH- आयन, OH- आयन। तो देखो तो बच्चों, ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल तुमने CH3COO माइनस को जब वाटर में ऐड किया तो वाटर में ऐड करने की वजह से OH- आयन रिलीज हुआ। अगर OH- आयन रिलीज हुआ तो ये एक बेस होगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा तो आप चाहो तो Kb का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो Kb बराबर क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाई H2O लिक्विड, प्योर लिक्विड, इसका तो एक्टिव मास 1 ले लेंगे तो ये आएगा नहीं, बस ये आएगा। तो नीचे में हो जाएगा CH3COO-। ठीक है बच्चों, अब एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, Ka किसका था? कंजुगेट एसिड का, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे कंजुगेट बेस से तो बराबर करोगे तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर का CH3COOH और ये CH3COOH एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, CH3COO माइनस और CH3COO माइनस नीचे का ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या? ऊपर में बचा H+, ये वाला H+, और नीचे वाला रिएक्शन से मल्टीप्लाई होकर आ गया OH-, H+ इंटू OH-, और H+ इंटू OH- याद करो KW के बराबर होता है। तो यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के K और Kb का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो KW के बराबर होता है। कहने का मतलब कि अगर तुमको Ka और Kb दोनों में से कोई एक दिया रहा तो दूसरा तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। कैसे? मान लो तुमको Kb निकालना होता, अगर आपको Kb निकालना होता कंजुगेट बेस का, चाहे अगर इस एग्जांपल के सहारे देखें तो CH3COO माइनस का, तो तुम इसको लिख सकते हो KW बाई, ध्यान दो, तुम्हें इसका Kb चाहिए, इस कंपाउंड का अगर तुम्हें Kb चाहिए तो तुम KW में डिवाइड करोगे इसके, इस आयन के कंजुगेट एसिड के Ka से। अगर यहाँ Kb है तो यहाँ K आएगा, और K किसका आएगा? तो जिस बेस की बात हो रही है उस बेस के कंजुगेट एसिड का आएगा। यानी नीचे में हम क्या लिखेंगे? नीचे में आ जाएगा Ka CH3COOH का।
ठीक है, एक और एग्जांपल से अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, ये तो तुमको पता है कि HPO4 2- जैसे है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी कि इसमें एसिडिक नेचर भी होता है, बेसिक नेचर भी होता है। तो अगर तुम इसका K लिखो, चाहे आप इसका K भी लिखो, ठीक है, तो बता सकते हो क्या कि इसका K निकालने के लिए तुम कौन सा एक्सप्रेशन लिखोगे, K भी निकालने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन लिखोगे। तो जब तुमको इसका K निकालना होगा, तो वैसे तो सवाल में इसका K दिया रहता है डायरेक्ट, लेकिन अगर मान लो नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखोगे, तो K बराबर लिखोगे KW/KB, और KB किसका, इसके कंजुगेट बेस का। तो इसका कंजुगेट बेस कौन सा होगा, इसका कंजुगेट बेस निकालना है, यानी ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इसका H+ आयन निकाल दो, एक H+ से निकालना, क्योंकि कंजुगेट के बीच में बस एक H+ चाहे एक OH- का फासला होता है। तो एक H+ निकालोगे तो बचेगा क्या, PO4 3-। तो HPO4 2- का ये कंजुगेट बेस है, तो नीचे में आया। लेकिन अगर तुम्हें इसी का KB निकालना होता है तो KB बराबर तुम लिखते, ऊपर में आ जाता है KW/, अगर तुम यहाँ KB लिखे हो तो यहाँ पे कंजुगेट एसिड आएगा, और अगर कंजुगेट एसिड आएगा तो इस एसिड के पास H+ ज़्यादा होगा इसकी तुलना में। एसिड के पास H+ ज़्यादा होता है, बेस के पास H+ कम होता है। एसिड अपना H+ रिलीज करेगा तब अपने कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, इन दोनों को ही देख लो, इसके पास है ना, इसमें और इसमें बस एक H+ का डिफरेंस है, और वो H+ का जो डिफरेंस है उसकी वजह से ज़्यादा किसके पास है, तो हमेशा एसिड के पास। एसिड के पास अपने कंजुगेट बेस की अपेक्षा एक H+ आयन ज़्यादा होगा। बात आ गई समझ में। अगर OH- के रेस्पेक्ट में डिफाइन करोगे तो बेस के पास एक OH- ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बताया हुआ था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी वाले में, अगर याद नहीं आ रहा है ना, तो एसिड बेस का जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था उसको जाकर देख लेना। तो HPO4 2- का अगर लिखोगे तो KW/K, इसका कंजुगेट एसिड, तो इसका कंजुगेट एसिड कौन होता है, H2PO4- हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर पे ये कुछ एग्जांपल किया जाए बच्चों। सबसे ऊपर वाला देखते हैं। देखो जानकारी दिया है कि Ka1, Ka2, Ka3, H3PO4 का इतना 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 है। तो जब भी पॉलीप्रोटिक एसिड का तीनों डेटा देता है तो ये एक लाइन लिखने का डालना कि H3PO4 जब आयोनाइज होकर जाएगा H2PO4- जोड़ H+ में, अगर इसमें जाएगा तो ये होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी 10⁻³ जब H2PO4- आयोनाइज करके HPO4 2- में जाएगा तो ये दे रखा है 10⁻⁸, और HPO4 2- जब आयोनाइज करके PO4 3- में जाएगा, है ना, और साथ में H+ रिलीज करेगा, तो ये दिया हुआ है 10⁻12। तो ये तीनों का तीनों H+ के निकलने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, यानी ये Ka का डेटा दिया हुआ है। पहला हो गया Ka1, Ka2, Ka3, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, Ka1, Ka2 और Ka3। अब सॉल्व किया जाए फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HPO4 2-। HPO4 2- का डिसोसिएशन किस में डिसोसिएट करेगा, जिसमें आयोनाइज करेगा। आयोनाइज किस में करेगा, H+ और PO4 3- में। तो ये डेटा तो तुमको डायरेक्ट दिया हुआ है। HPO4 2- जब टूटता है PO4 3- और H+ में, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻12 है। तो ये बहुत ही आसान हो गया, है ना। HPO4 2- का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka3 के ही बराबर होगा, 10⁻12। सेकंड में आ जाओ। सेकंड में कह रहा है कि Kb बताइए, है ना। Kb किसका Kb, तो HPO4 2- का। तो जब HPO4 2- का Kb निकालना है तो अभी तुरंत हम बताए थे कि KW/K लिखो इसके कंजुगेट एसिड का। तो इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा, एसिड के पास, इसका कंजुगेट एसिड के पास इससे एक H+ आयन ज़्यादा होगा, यानी कौन होगा, H2PO4-। H2PO4- का K, और देखो तो H2PO4- इसका K जो है वो कितने के बराबर है, 10⁻8। H2PO4- जब अपने आयंस में टूटता है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻8 है। तो हम लिखेंगे 10⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻8 बराबर 10⁻6। समझ गए। अगर ये समझ में आ गया तो थर्ड पार्ट तुम खुद से करने का प्रयास करो वीडियो पॉज करके, ठीक है, अनपॉज करके फिर आगे देखना। आगे करते हैं हम नंबर 3 में कह रहा है Kb बताइए H2PO4- का, H2PO4-। तो इसे भी क्या लिखोगे, KW/, क्योंकि Kb तो दिया नहीं है हमें, तो K दिया हुआ था, Ka1, Ka2, Ka3 दिया है,
और हमें निकालना है Kb। तो Kb निकालने के लिए हम लिखेंगे Kw बाई Ka। किसका K? तो इसका कंजुगेट एसिड का, और इसका कंजुगेट एसिड है कौन? इसका कंजुगेट एसिड के पास इससे एक H+ आयन ज़्यादा होगा, तो एक H+ इसमें ऐड कर दो तो ये बन जाएगा H3PO4 बन जाएगा। और H3PO4 का K, H3PO4 ये रहा, इसका K कितना है 10⁻³ वैल्यू पुट कर दो 10⁻14 बाई 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻11 आ जाएगा। हो गया बच्चों नंबर 4। नंबर 4 में कह रहा है कि Kb का ऑर्डर बताइए, किसका किसका? PO4 3- का, HPO4 2- का और H2PO4- का। तो एक बात बताओ, HPO4 2- का Kb तो निकाल चुके हैं हम 10⁻6, H2PO4- का भी हम निकाल चुके हैं 10⁻11। तो बचा कौन? केवल PO4 3- बचा। तो हम लिख रहे हैं Kb ऑफ PO4 3- इज इक्वल टू Kw बाई Ka। तो इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा? तो HPO4 2- हो जाएगा। रिएक्शन से भी देख सकते हो, देखो PO4 3- ये रहा, तो इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा? तो ये कंपाउंड होगा, है ना, यही कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ये कंजुगेट H3PO4 अगर एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस ये रहा H2PO4-। H2PO4- अगर एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस HPO4 2-, और अगर HPO4 2- एक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस PO4 3-। अब उल्टा जाओ, अगर PO4 3- एक बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड HPO4 2-। अगर HPO4 2- को एक बेस की तरह ट्रीट करते हो तो इसका कंजुगेट एसिड H2PO4- होगा, और H2PO4- का कंजुगेट एसिड H3PO4 होगा। ठीक है, तो ये बीच का H2PO4- और HPO4 2- जो है वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी, यानी एम्फोटेरिक नेचर का है। अगर इस कंपाउंड का तुम कंजुगेट एसिड पूछोगे तो हम लोग बोलेंगे H3PO4, लेकिन अगर तुम इसी का कंजुगेट बेस पूछोगे तो हम H+ को निकाल देंगे और बनेगा HPO4 2-। अगर HPO4 2- का कंजुगेट एसिड पूछोगे तो H2PO4-, और अगर कंजुगेट बेस पूछोगे तो PO4 3- हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 10⁻14 डिवाइडेड बाई HPO4 2- का K। तो यहाँ रहा, यानी 10⁻12 आ जाएगा 10⁻²। ठीक है, और बोल रहा है क्वेश्चन कि PO4 3- के बेसिक स्ट्रेंथ को Kb को हम Kb3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 10⁻² आपका हो गया Kb3, है ना। HPO4 2- ये रहा, इसे रिप्रेजेंट करना है Kb2 से, तो ये Kb2 रहा, तो ये 10⁻11 जो है, ये वाला जो है ये हो जाएगा Kb1। तो देखो, तो सबसे बड़ा कौन है 10⁻², उसके बाद है 10⁻6 और उसके बाद है 10⁻11, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा Kb3 सबसे बड़ा, उसके बाद Kb2 और उसके बाद Kb1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, है ना, नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि pKb दिया फ्लोराइड आयन का, pKb फ्लोराइड आयन का मतलब है F-, ये दिया हुआ है 10.83। तो एक बात बताओ, अभी कुछ देर पहले हम देखे थे कि Ka कंजुगेट एसिड का इंटू Kb कंजुगेट बेस का, ये बराबर होता है 10⁻14 चाहे Kw के। अगर 25 डिग्री C पे बात करें तो यही बराबर हो जाएगा 10⁻14 के। दोनों साइड अगर माइनस लॉग ले लेते हो तो ये हो जाएगा -log Ka -log Kb इज इक्वल टू -log Kw। तो -log Ka को बच्चों हम बोल सकते हैं pKa, और ये pKa किसका है कंजुगेट एसिड का, प्लस pKb कंजुगेट बेस का इज इक्वल टू आ जाएगा pKw। तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कंजुगेट एसिड बेस पेयर के K और Kb का मल्टीप्लिकेशन होता है Kw के बराबर, लेकिन अगर pKa ले लेते हो तो pK और pKb का जो समेसन होता है वो pKw के बराबर हो जाता है। pKw का मतलब 14 हो गया अगर 25 डिग्री C पे बात करें तो, ठीक है, 62 डिग्री C पे बात करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इस सवाल में pKb आपको दिया है, तो अगर आपको pKb पता है तो उससे pKa निकल जाएगा, तो pKa बराबर क्या आ जाएगा, pK कंजुगेट एसिड बराबर 14 - pKb हो जाएगा, यानी 14 - 10.83 माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 3.17। ठीक है, pKa को क्या लिखोगे -log K, इसका मतलब ये हुआ कि K किसका कंजुगेट एसिड, तो F- का कंजुगेट एसिड कौन होगा HF होगा, बराबर आ जाएगा 10⁻³ ये आ जाएगा बच्चों 10⁻³ अब देखो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, जब भी पावर में आता है ना तो ये -3 है और पॉइंट के बाद 17 है,
तो तुम्हारा कोशिश ये रहता है कि तुम इसको दो पार्ट में कुछ ऐसे तोड़ो कि जो दशमलव वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव में आ जाए, जो दशमलव वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 टू दी पावर -4 प्लस 0.83 ऐसा लिख सकते हैं। अगर तुम ऐसा लिखोगे तो देखो दशमलव वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव नंबर में आ गया, और -4 में जब इतना ऐड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा -3.17। अब इसको तुम अलग अलग ब्रेक कर लो, 10 का पावर -4 अलग हो जाएगा, है ना, और इनटू में आ जाएगा 10 का पावर 0.83 के बराबर, सही है। इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर -4 और 10 टू दी पावर 0.83, यानी 0.83 का अगर तुम एंटी लॉग लोगे, 0.83 का अगर तुम एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग देखो एग्जाम में तो इसका डेटा डायरेक्ट तुमको दिया रहेगा, अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ है एंटी लॉग टेबल से तुमको करना है। वैसे एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन घर पे अगर तुमको एंटी लॉग टेबल से करना है तो लेफ्ट साइड में जो रो होता है उसमें 0.83 को ढूंढना, और ऊपर में जो 0.83 के सामने जो जीरो होगा, 0.83 के बाद जीरो लिख सकते हो, तो लेफ्ट साइड वाले रो में 0.83 के सामने और जीरो के नीचे जो भी नंबर आए उसको लिख दो, तो वो नंबर आएगा 675 और उसमें एक अंक के बाद ऐसे दशमलव लगा देना, है ना, तो रिजल्ट आ जाएगा 6.75 इंटू 10 टू दी पावर -4। वैसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू तुमको दिया रहता है, बस तुम ये सोचना कि -3.17 से तुमको यहाँ तक लाना आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से यहाँ में क्या किए हैं, फिर से एक बार बोल देते हैं, -3.17 को हमने लिख दिया -4 प्लस 0.83, जो पॉइंट वाला पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, और ये 0.83 का एंटीलॉग तुमको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्व हो गया। वैसे भी ये पूरा मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट बस यहीं पे है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो उसको नोट करो, उसके बाद अगला करते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है कि KCH3COOH का KCH3COOH का दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो बोल रहा है कि नीचे जो रिएक्शन दिया है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। तो नीचे रिएक्शन क्या दिया हुआ है, CH3COOH एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस इज इक्वल टू CH3COO माइनस प्लस H2O लिक्विड, ये रिएक्शन दिया है। आपसे बोल रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो एक बात बताओ, अगर K दिया हुआ है CH3COOH का, तो K भी इसके कंजुगेट का यानी CH3COO माइनस का क्या होगा, अभी बताए थे KW/K हो जाएगा, यानी कितना 10 टू दी पावर -14 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, CH3COO माइनस का KB का एक्सप्रेशन आ गया। अब एक काम करो, इसका KB का रिएक्शन लिख लो। तो KB का रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो CH3 अभी कुछ देर पहले भी लिखे थे हम लोग, CH3COO माइनस एक्वस, जब ये रिएक्शन करेगा H2O लिक्विड से, क्योंकि डायरेक्ट इसमें हमको OH माइनस दिख नहीं रहा, तो हम इसका पानी से रिएक्शन कराएंगे। पानी से क्या छीनेगा, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो इससे H+ छीन लेगा। अगर H+ को छीनेगा तो ये बना देगा CH3COOH, H+ छीन लिया तो बचा क्या, OH माइनस हमारा बच गया। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हुआ KB का, KB CH3COO माइनस, और ये बराबर है 10 टू दी पावर -14 अपॉन 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5 के। यहाँ तक आ रहा है समझ में। ध्यान से देखो, जिस रिएक्शन का तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है वो सेम यही रिएक्शन है, बस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लिखा हुआ है और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लिखा हुआ है। तो अगर हम इस रिएक्शन का रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे हम इसको, CH3COOH प्लस OH माइनस इज इक्वल टू CH3COO माइनस जोड़ H2O। अगर तुम इसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लिख दो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लिख दो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K इक्विलिब्रियम इसका क्या हो जाएगा, 1/KB हो जाएगा। 1/KB का मतलब KB दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर -14, तो रिजल्ट आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 9 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर तुमसे डायरेक्ट इसी रिएक्शन का पूछता है तो तुमको तो सीधे विजुअलाइज हो जाता है। तो वही चालाकी क्या करता है कि कंजुगेट बेस का रिएक्शन लिखेगा जरूर, लेकिन उसका नहीं पूछ के उसके उल्टे रिएक्शन का नॉर्मली पूछ देगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल पहचानने की कोशिश करना। मैक्सिमम टाइम इस तरह का सवाल रहेगा कि एक रिएक्शन दे के दूसरे का पूछ रहा है, तो नॉर्मली यही चीज़ होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। अगला हेडिंग देना बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चाहे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, है ना। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और नीचे लिखना कि सॉल्ट्स आर फॉर्म इन एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड और बेस के रिएक्शन में सॉल्ट्स बनता है।
ठीक है। और एसिड बेस रिएक्शन को बोलते क्या है हम, तो एसिड बेस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। बात आ रही है समझ में? तो ये दोनों पहले नोट करो, है ना, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। बोल रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो इस लाइन को समझने के लिए एक बात बताओ पहले, अगर हम H3PO4 का रिएक्शन मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो होता क्या है कि H3PO4 का जो H+ आयन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH- से रिएक्शन करके वाटर बनाएगा, और जितना H+ यहाँ से हटेगा सोडियम यहाँ पे आके उसको रिप्लेस करता जाएगा, है ना। केटायन सोडियम जो है वो H+ को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, या तो सोडियम तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, अगर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो Na3PO4 बनेगा और साथ में पानी बनेगा H2O। या तो सोडियम तीनों को नहीं रिप्लेस करके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो 2 सोडियम तो आ जाएगा, लेकिन 1 हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, तो Na2HPO4 प्लस H2O बना। और या तो सोडियम बस एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, तो 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो 2 हाइड्रोजन अभी भी बचा रहेगा, यानी हमारा सॉल्ट बनेगा NaH2PO4 प्लस H2O। तो देखो यहाँ 3 तरह का सॉल्ट बनने का पॉसिबिलिटी है। अगर H3PO4 का सारा एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इसका सारा हाइड्रोजन वैसे भी एसिडिक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड में होगा। जैसे अगर CH3COOH की बात करो तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन तो एसिडिक है, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन वही होता है जो H+ के फॉर्म में रिप्लेस हो सके, चाहे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये सब तुमको पहले से भी वैसे पता होगा, है ना, कोई खास ये मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे H3PO4 में ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है। अगर तीनों का तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया सोडियम से, तो जो सॉल्ट बनता है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट सॉल्ट। कंप्लीट सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वाले केस में हमारे एसिड का पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो गया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, कहने का मतलब सारा हाइड्रोजन अगर न्यूट्रलाइज नहीं होगा, जैसे इन दोनों में, तो इन दोनों में तुम क्या नोटिस कर रहे हो, 3 हाइड्रोजन था, 3 में से यहाँ पे 2 तो न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन 1 हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन 2 अभी भी बचा हुआ है, और ये दोनों एसिडिक नेचर का है, दोनों ही एसिडिक है, दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्ट जो है, इन दोनों को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सॉल्ट। इनकम्प्लीट सॉल्ट चाहे एम्फोटेरिक सॉल्ट भी बोला जाता है। रीजन उसका ये है कि इसमें अभी भी एसिडिक नेचर मौजूद है। जो H+ इसमें बचा हुआ है, ये चाहे तो अपने H+ को अभी भी रिलीज करा सकता है, और जो H+ इसका चला गया है उस H+ को ये चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। यानी कि इसमें एसिडिक नेचर भी है, बेसिक नेचर भी है, तो इसको हम एम्फोटेरिक सॉल्ट भी बोलते हैं। और बिकॉज की हाइड्रोजन का कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट सॉल्ट भी बोलते हैं। तो तुम लोगों को मोटे तौर पे आइडिया हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इसमें ए लिखना कंप्लीट सॉल्ट, ठीक है बच्चों, और बी लिखिएगा इनकम्प्लीट सॉल्ट। ए को शुरू करते हैं हम, कंप्लीट सॉल्ट। तो अभी बस हम लोग डेफिनेशन ही देखेंगे और ओवरव्यू देखेंगे ऊपर ऊपर से, ठीक है। कंप्लीट सॉल्ट, तो कंप्लीट सॉल्ट का डेफिनेशन क्या बताया गया, नीचे लिखो। कंप्लीट सॉल्ट इज formed by, complete salt is formed by complete neutralization of acid और बेस। कंप्लीट सॉल्ट जो बनता है वो एसिड चाहे बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, ठीक है। मीनिंग, इसका क्या मीनिंग हुआ, मीनिंग ऑल रिप्लेसेबल H+ और OH- आयन रिप्लेसेबल बच्चों, सारा नहीं, जो भी H+ OH है, जो भी H और OH है सारा नहीं, वही जो रिप्लेसेबल हो, यानी वही हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर का हो, वही हाइड्रोक्साइड आयन जो बेसिक नेचर का हो। मीनिंग ऑल रिप्लेसेबल H+ और OH- आयन, है ना, विल बी
रिप्लेस्ड चाहे डिस्प्लेस्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इधर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों, अगर मान लो कोई मोनोप्रोटिक एसिड और बेस है तो वो तो हमेशा ही कंप्लीट होगा, क्योंकि मोनोप्रोटिक एसिड बेस में तो एक ही H प्लस चाहे OH माइनस आयन होता है। जैसे मान लो HCl का अगर तुम कोई सॉल्ट लेते हो तो ये हमेशा कंप्लीट ही होगा, है ना, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कहने का मतलब अगर NaCl की बात करें तो ये कंप्लीट सॉल्ट है, इसमें ना ही कोई एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है ना ही कोई हाइड्रोक्साइड आयन बचा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम ले लें CH3COOH तो ये एक एसिड हुआ मोनोप्रोटिक, क्योंकि हाइड्रोजन बस यही वाला एसिडिक है, ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। और इसका रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओ तो H प्लस को रिप्लेस कर देगा सोडियम, बन जाएगा CH3COONA, तो ये भी कंप्लीट सॉल्ट हुआ। अमोनिया का HCl से करा दो तो NH4Cl। ठीक है, तो अमोनिया देखो, अमोनिया ये रहा। तो अमोनिया एक बेस होता है और इसका बेसिक नेचर इस लोन पेयर के द्वारा, है ना, रिप्रेजेंटेड रहता है, इस हाइड्रोजन के द्वारा नहीं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेसेबल नहीं है, ये लोन पेयर जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। और साथ में तुम HCl ले लो तो ये दोनों रिएक्शन करेगा, तो ये अपना एक H प्लस जो है इस लोन पेयर को डोनेट कर दिया। तो कंप्लीट एक ही था और इसके पास एक ही लोन पेयर था, दोनों रिएक्शन कर ही गया तो बन गया NH4Cl। तो ये भी एक कंप्लीट सॉल्ट होगा। और क्या हो सकता है, CH3COO NH4। अभी तुरंत एक एग्जाम्पल देखे थे Na3PO4, तो Na3PO4 पॉलीप्रोटिक का हुआ। तो पॉलीप्रोटिक एसिड बेस अगर है तो उसमें कंप्लीट सॉल्ट भी बन सकता है और इनकम्प्लीट सॉल्ट भी बन सकता है। अगर सारा हाइड्रोजन वगैरह रिप्लेस हो गया तो कंप्लीट बनेगा, अगर सारा रिप्लेस नहीं हुआ तो इनकम्प्लीट बनेगा। तो ऐसा ही और एग्जाम्पल बताओ, और कोई एसिड बताओ। तो H2CO3 होता है, तो इसका कंप्लीट सॉल्ट क्या हो जाएगा, K2CO3 हो जाएगा। अगर H2S की बात करो, H2S, और इसका मान लो रिएक्शन कराए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम सल्फाइड CaS बन जाएगा, ये भी एक कंप्लीट सॉल्ट हुआ। चाहे सोडियम से कराए थे तो Na2S बनता। मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ही बात करें और इसका रिएक्शन HCl से करा दिए, ठीक है, तो दो सॉल्ट बन सकता है, एक बन सकता है CaOHCl और दूसरा बन सकता है CaCl2। तो ये ऊपर वाला हमारा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि दो OH माइनस था और एक अभी बचा हुआ है, तो ये इनकम्प्लीट है, लेकिन नीचे वाला कंप्लीट है। तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं CaCl2। ठीक है, और कुछ खतरनाक एग्जाम्पल देखते हैं। याद करो, इथिलीन डाइएमाइन बताए थे, इथिलीन डाइएमाइन EN, इसका फॉर्मूला ये होता था CH2CH2 NH2NH2। तो ये एक बेस था बच्चों डाइप्रोटिक, क्योंकि इसमें दो लोन पेयर था। तो अगर तुम दोनों नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करा दो तो कंप्लीट सॉल्ट बन जाएगा, लेकिन अगर किसी एक को ही कराते हो, मान लो H प्लस ये एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा NH3 और इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस, तो ये हमारा इनकम्प्लीट सॉल्ट हुआ। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर रिएक्शन में भाग ले लिया है लेकिन एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है। तो हम चाहें तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, EN था पहले से और ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं EN H प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो देखते हैं एग्जाम्पल। देखो बच्चों, H3PO3 एक होता है, H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O OH H OH। पहले ही बताया गया है, नहीं पता है तो साइड में लिख भी लेना। तो H3PO3 और एक दूसरा होता है H3PO2। H3PO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है H3PO2। तो देखो, तो H3PO3 में एक हाइड्रोजन यहाँ रहा, दूसरा यहाँ रहा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो बस यही दोनों एसिडिक होगा। ये हाइड्रोजन हमारा एसिडिक नहीं है, यानी रिप्लेसेबल नहीं है। तो अगर तुम्हें इस एसिड का कंप्लीट सॉल्ट बनाना है तो तुमको तीनों नहीं रिप्लेस करना, तुमको दो ही इसमें रिप्लेस करना है, क्योंकि तीसरा रिप्लेस होगा ही नहीं। अगर तुम H3PO3 का मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हो, तो जैसे ही तुम इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तुम्हारा कंप्लीट सॉल्ट बन जाएगा। यानी इस केस में कंप्लीट सॉल्ट क्या होगा, Na2HPO3। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है कि एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो इनकम्प्लीट होना चाहिए। ये कंप्लीट सॉल्ट है इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वो एसिडिक नेचर का है ही नहीं, वो रिप्लेस होगा ही नहीं। इसकी तरह है, जैसे ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं था क्योंकि कार्बन से जुड़ा है, उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन भी एसिडिक नहीं है क्योंकि फास्फोरस से जुड़ा है। तो उसी प्रकार से बताओ इस एसिड का कंप्लीट सॉल्ट क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा, बताओ इसमें कितना एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा है तो एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई होता है, 3.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है।
तो हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एसिडिक है तो इसका कंप्लीट सॉल्ट क्या आएगा, बस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, यानी ये हो जाएगा NaH2PO2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होगे तुम लोग, नहीं नोट किए होगे तो थोड़ा सा पीछे आकर नोट कर लेना, वैसे कोई खास ज़रूरी नहीं था, ये सब पहले से आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा का सारा हमारा एग्जाम्पल आ गया कंप्लीट सॉल्ट का। अब देखो, जब हम कंप्लीट सॉल्ट को स्टडी करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, तो इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। कौन सा 2 पार्ट? वैसा कंप्लीट सॉल्ट जो मोनोप्रोटिक एसिड बेस से बना है, यानी ये सब शुरू वाला एग्जाम्पल, और फिर हम पढ़ेंगे वैसा कंप्लीट सॉल्ट जो पॉलीप्रोटिक एसिड चाहे बेस से बना है, तो ये सब नीचे वाला एग्जाम्पल जो हो गया। ठीक है, तो इसमें हम 2 कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। अगेन कंप्लीट सॉल्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा 2 पार्ट होता है? तो पहला लिखो कंप्लीट सॉल्ट ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड एंड मोनोप्रोटिक बेस। ठीक है बच्चों, कंप्लीट सॉल्ट तो रहेगा लेकिन वो मोनोप्रोटिक एसिड का चाहे मोनोप्रोटिक बेस का रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी 4 कैटेगरी है, एक एक करके सारा चारों हम देखेंगे। इसमें भी 4 कैटेगरी है। कौन कौन सा? एसिड मोनोप्रोटिक हो, बेस मोनोप्रोटिक हो, बिल्कुल सही, लेकिन एसिड स्ट्रांग हो, बेस भी स्ट्रांग हो, एसिड वीक हो लेकिन बेस स्ट्रांग हो, एसिड स्ट्रांग हो लेकिन बेस वीक हो, और दोनों का दोनों वीक हो। कहने का मतलब एसिड और बेस के स्ट्रांग नेचर का होने और वीक नेचर का होने के बेसिस पे इसको हम फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा 4 पार्ट? एरो देकर लिख रहे हैं, चाहे PQ करके लिखते हैं। P में क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्ट ऑफ, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रहे मोनोप्रोटिक की बात कर रहे हैं, दोनों मोनोप्रोटिक है। Q क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्ट ऑफ, है ना, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आइडिया लग गया होगा आपको। R में आ जाएगा कंप्लीट सॉल्ट ऑफ क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, और S में आ जाएगा कंप्लीट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार बताते हैं। पहला कैटेगराइजेशन हमारा हुआ कंप्लीट सॉल्ट और इनकम्प्लीट सॉल्ट का। कंप्लीट सॉल्ट वैसा होता है जिसमें सारा हाइड्रोजन चाहे सारा OH माइनस रिप्लेस हो जाए, सारा H प्लस और सारा OH माइनस अगर रिप्लेस हो जाएगा तो एम्फोटेरिक नेचर का नहीं रहेगा, या तो वो सॉल्ट एसिडिक होगा या तो वो बेसिक सॉल्ट होगा। कौन कौन सा होगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, फर्दर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट था कंप्लीट सॉल्ट लेकिन मोनोप्रोटिक एसिड और मोनोप्रोटिक बेस का, दूसरा आएगा कंप्लीट सॉल्ट लेकिन पॉलीप्रोटिक एसिड चाहे पॉलीप्रोटिक बेस का। दोनों में कोई एक भी हो गया तो हमारा कंप्लीट सॉल्ट पॉलीप्रोटिक का बन सकता है। लेकिन मोनोप्रोटिक वाले में 4 केस हम लोग स्टडी करेंगे। एक सॉल्ट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, दूसरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, और चौथा वीक एसिड वीक बेस का। इसी का सेकंड लिख देते हैं यहीं पे, है ना, चाहे काम कर रहा है इधर लिख देते हैं ऊपर में। पॉज करके नोट कर लेना बच्चों बीच में। ठीक है, ऊपर यहाँ मिटा रहे हैं। इसी का दूसरा पार्ट कंप्लीट सॉल्ट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक बेस। ठीक है, कंप्लीट सॉल्ट ही होगा लेकिन पॉलीप्रोटिक एसिड का चाहे पॉलीप्रोटिक बेस का। तो हमने पहले 2 पार्ट लिखा था, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ए पार्ट में 5 केस है, पांचों को हम लोग बाद में एक एक करके स्टडी करेंगे कि उसका पीएच हम कैसे निकालते हैं। कंप्लीट सॉल्ट में 5 केस कैसे है? क्योंकि कंप्लीट सॉल्ट में पहले 2 केस है, एक है मोनोप्रोटिक का और दूसरा पॉलीप्रोटिक का। और मोनोप्रोटिक में 4 कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वीक, वीक स्ट्रॉन्ग और वीक वीक का। ठीक है, कैटेगरी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी तुम सवाल को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठीक है बच्चों, इतना पहले तुम लोग नोट करो अच्छे से। अगला लिखिए बी पार्ट। इनकम्प्लीट सॉल्ट, इसमें नीचे लिखना
इनकम्प्लीट सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाई इनकम्प्लीट और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस, जो कि हमेशा पॉलीप्रोटिक होता है, क्योंकि पॉलीप्रोटिक रहेगा तभी ना पार्शियल होगा, कुछ हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, कुछ का नहीं होगा। अगर मोनोप्रोटिक है तब तो हमेशा कंप्लीट सॉल्ट बनेगा, क्योंकि उसमें एक ही H+ है, OH- आयन है, तो वो तो डिस्प्लेस होगा ही होगा। तो इनकम्प्लीट सॉल्ट का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब एसिड और बेस में से कम कोई एक तो पॉलीप्रोटिक हो ही, दोनों भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कोई एक पक्के से पॉलीप्रोटिक होना चाहिए। ठीक है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक बेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो एग्जाम्पल ऑलरेडी समझा चुके हैं। H3PO4 का इनकम्प्लीट सॉल्ट कौन कौन सा आया था? H3PO4 है मान लो, तो इसका इनकम्प्लीट कौन सा आएगा? 3 में से पार्शियल हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करा दो, यानी क्या बनेगा? NaH2PO4 चाहे Na2HPO4। ये हमारा इस वाले केस में इनकम्प्लीट सॉल्ट हुआ। और क्या हो सकता है? मान लो तुम बात कर रहे हो ZnOH हॉल ट्वाइस की, तो इसका इनकम्प्लीट सॉल्ट क्या होगा? ZnOHCl होगा। ठीक है, मान लो इथिलीन डाइएमाइन की बात कर रहे हो, जो हम कुछ देर पहले अभी देखे थे, तो उसका इनकम्प्लीट सॉल्ट क्या होगा? EnH+ होगा। देखो यहाँ गड़बड़ हो गया बच्चों, है ना, इसको एक सही कर लेना। ये EnH+ तो इनकम्प्लीट सॉल्ट है, हमें कंप्लीट देखना था, ये कंप्लीट का एग्जाम्पल हम लिख रहे थे, फिर से समझाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, वहाँ पे हम लोग इनकम्प्लीट वाला एग्जाम्पल लिख दिए हैं, CH2 NH2, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। तो इसका 2 सॉल्ट पॉसिबल है। अगर तुम इस पे H+ का रिएक्शन कराते हो तो ये बनेगा NH3+ CH2 NH2, और अगर एक और H+ यहाँ पे रिएक्शन कराते हो तो ये बन जाएगा NH3+ CH2 NH3+। ठीक है, ये हो गया इथिलीन डाइएमाइन। एक H+ एक्सेप्ट किया तो EnH+ हुआ, लेकिन अभी भी एक लोन पेयर इसका बचा हुआ है, तो ये बीच वाला इनकम्प्लीट हुआ। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा EnH2 क्योंकि दो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर चुका है, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्ट हुआ। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था EnH2 ये हमारा कंप्लीट सॉल्ट हुआ। यहाँ हम इनकम्प्लीट की बात कर रहे हैं तो EnH+ आएगा। याद से इसको अभी ही जाकर सही कर दो। ठीक है, 2 यहाँ पे लोन पेयर है, जब एक लोन पेयर रिएक्शन में चला गया और एक नहीं गया तो ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि पार्शियल हो रहा है। जब दोनों लोन पेयर रिएक्शन में चला गया तो कंप्लीट सॉल्ट बन जाएगा। अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, है ना, इसको मिटाएंगे अभी। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, मिटाते हैं। अब देखो और क्या क्या हो सकता है, और कौन सा कंप्लीट सॉल्ट था, सॉरी, और कौन सा पॉलीप्रोटिक एसिड था? H2CO3, तो इसका इनकम्प्लीट सॉल्ट क्या आएगा? NaHCO3। तो इनकम्प्लीट सॉल्ट का एक खासियत होता है बच्चों, जैसे 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो ये बना, तो इसमें एक और हाइड्रोजन बचा है जो कि ये डोनेट कर सकता है, यानी कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर अभी भी मौजूद है। लेकिन जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है उसको वापस ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, यानी इसमें बेसिक नेचर भी है। यही रीज़न है कि दुनिया का सारा इनकम्प्लीट सॉल्ट एम्फोटेरिक नेचर का होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना। तुम चाहो तो नीचे लिख सकते हो, और एग्जाम्पल वैसे लिखेंगे अभी हम, लेकिन नीचे लिख सकते हो ऑल इनकम्प्लीट सॉल्ट्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी उसमें एसिडिक नेचर भी होता है, बेसिक नेचर भी होता है, दोनों कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करेगा वो हमको डेटा से पता चलेगा, के और के बी के डेटा से, और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है उसका पीएच 7 से कम होगा चाहे 7 से ज़्यादा होगा 25 डिग्री सी पे। ठीक है, और बताओ क्या होगा इनकम्प्लीट सॉल्ट? KHS हो जाएगा H2S से, H2S का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा दिए। अगर हम H3PO3 की बात करें तो H3PO3 अभी हम बताए थे कि 3 हाइड्रोजन दिख तो रहा है लेकिन रिप्लेसेबल इसमें 2 ही होता है। तो अगर तुमको इसे इनकम्प्लीट सॉल्ट बनाना है तो उस 2 में से किसी एक को ही रिप्लेस करा सकते हो, तो ये बन जाएगा NaH2PO3। एक और बताए थे H3PO2, तो इसमें तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, यानी ये तो मोनोप्रोटिक हो गया। देखने में भले ही 3 लग रहा है लेकिन तीनों हाइड्रोजन इसमें रिप्लेसेबल नहीं है, बस एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। तो इसका सॉल्ट जो है वो हमेशा कंप्लीट बनेगा, इसका इनकम्प्लीट सॉल्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एटसेट्रा। समझ में आ गया? और कैटेगराइजेशन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोल देते हैं। सॉल्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया।
पहला कंप्लीट सॉल्ट, दूसरा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट एम्फोटेरिक नेचर का होगा जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। कंप्लीट सॉल्ट में 5 केस आया, ठीक है। कैसे? कंप्लीट सॉल्ट में पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, पहले मोनोप्रोटिका जिसमें 4 केस आया और पॉलीप्रोटिका जिसमें 1 केस आया, यानी टोटल हमको 6 केस पढ़ना है ना। कंप्लीट सॉल्ट में 5 केस, मोनोप्रोटिका 4 और 1 पॉलीप्रोटिका, और छठा केस है इनकम्प्लीट सॉल्ट का। ये 6 केस जैसे हम कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे आपको कमांड आ जाएगा अच्छे से, है ना। तो अगले क्लास से हमारा शुरू होगा ये वाला टॉपिक अच्छे से, एक एक करके हम 6 केस को स्टडी करेंगे, हर केस को पहचानना सीखेंगे, हर केस में सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है ये सीखेंगे, और हर केस में पीएच का फॉर्मूला क्या होता है ये भी सीखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये आयनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लेना इसको।